चलिए ठीक है। ठीक है। हाँ, हल्का सा पकड़ लेता है। द लिविंग वर्ल्ड, ठीक है। तो हम लोग को नीट के लिए या 11th क्लास के लिए जो हमारा जो पहला चैप्टर है वो है द लिविंग वर्ल्ड, ठीक है। तो जो लिविंग वर्ल्ड टॉपिक है वो बताता है कि जो जीवन का जो विविधता है वो कितना ज़्यादा है, मतलब जीवन जहाँ जहाँ भी है उन सब के बारे में जो जिक्र है वो हमारा जो ये लिविंग वर्ल्ड टॉपिक है इसमें आता है, ठीक है। तो अभी के समय में हम देखते हैं कि करीब 1.7 to 1.8 मिलियन स्पीसीज जो है वो धरती पे पाया जाता है, ठीक है। 1.7 to 1.8 मिलियन स्पीसीज जो है ये कैसा भी हो सकता है, वो बड़ा से बड़ा भी हो सकता है, छोटा से छोटा भी हो सकता है, कैसा भी हो सकता है, ठीक है। तो इसमें जो है ये सूक्ष्म से सूक्ष्म चीज सब कुछ इसके अंदर इंक्लूड है। और टोटल जो लाइफ फॉर्म्स, जो डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ स्पीसीज जो धरती पे एग्जिस्ट कर रहा है वो करीब 1.7 to 1.8 मिलियन स्पीसीज है फाउंड ऑन द अर्थ। उससे पहले हम आते हैं बायोलॉजी के ऊपर। बायोलॉजी क्या है? बायोलॉजी जो है स्टडी ऑफ लाइफ है, ठीक है। बायोलॉजी जो है वो बना हुआ दो शब्द से, ठीक है, बायो और लोगस, ठीक है। बायो और लोगस, बायो का मतलब होता है लाइफ एंड लोगस का मतलब होता है स्टडी, ठीक है। तो बायोलॉजी में जो हम स्टडी करते हैं वो जीवन का जो विविध रूप है उसके बारे में स्टडी करते हैं, ठीक है, जीवन का जो भी रूप है। और उसके आगे अगर हम बढ़ते हैं तो हमको जो चीज जो पढ़ना है वो है बायोडाइवर्सिटी। बायोडाइवर्सिटी को अगर हम हिंदी में कहें तो इसको हम लोग जैविक विविधता कहते हैं, ठीक है, बायोडाइवर्सिटी। बायोडाइवर्सिटी मतलब कि डिफरेंट हैबिटेट में डिफरेंट तरह का लाइफ एग्जिस्ट करता है। जैसे अगर हम मान लेते हैं किसी समुद्र के बारे में अगर हम देखते हैं तो उसमें देखेंगे कि मछली भी है, मैराइन फिशेस वगैरह है, बहुत सारा जू प्लैंक्टॉन्स है, फाइटोप्लैंक्टॉन्स है, ठीक है, एंड अदर टाइप ऑफ जीव जंतु भी बहुत ज़्यादा मात्रा में पाए जाते हैं। ये बायोडाइवर्सिटी। बायोडाइवर्सिटी का मतलब होता है जैविक विविधता, दैट इज लाइफ। बायो मतलब लाइफ और डाइवर्सिटी मतलब विविधता। जैसे लाइफ जो जीवन का सृजन हुआ था सबसे पहले वो हुआ था इन द डीप हाइड्रोथर्मिक वेंट ऑफ द अर्थ, ठीक है। तो हम देखते हैं कि लाइफ जो है जो शुरुआती जो भी जीवन था वो जो शुरुआत हुआ था वो बहुत हार्श हैबिटेट में हुआ था, दैट इज द डीप हाइड्रोथर्मिक वेंट ऑफ द अर्थ, ठीक है। लेकिन अभी ये उस समय का बात है जिस समय इन्वायरमेंट में ऑक्सीजन नहीं था, ऑक्सीजन डिफिशियंट सिचुएशन था, ऑक्सीजन नहीं था, उस समय लाइफ ओरिजिनेट किया था, ठीक है। लेकिन समय के साथ साथ क्या हुआ कि ऑक्सीजन ही उसका जो है रिप्लेसमेंट के रूप में सामने आ गया और अभी जितने भी जीव जंतु हैं वो मुख्यतः ऑक्सीजन का ही इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। देखिए ये 1.7 to 1.8 मिलियन स्पीसीज जो है ये बताता है कि कितने तरह के लाइफ फॉर्म एग्जिस्ट कर रहे हैं, ठीक है। अगर हम अपने अगल बगल कैलकुलेट करें तो हम 100-200 से ज़्यादा कैलकुलेट नहीं कर पाएंगे, बहुत 300 कैलकुलेट कर पाएंगे, लेकिन उसका जो एक्चुअल अमाउंट है वो बहुत ज़्यादा है, ठीक है। ये इसलिए हम लोग कैलकुलेट नहीं कर पाते हैं क्योंकि हम लोग लोकली देखते हैं किसी भी चीज़ को। लेकिन क्या है कि जो लाइफ का एग्जिस्टेंस है वो डीप वोल्केनिक इरप्शन जहाँ है वहाँ पे भी हो सकता है, ठीक है, जहाँ पे सल्फर सावर हो रहा है उस पार्टिकुलर जगह पे भी हो सकता है। तो क्या है कि ये जीवन का जो विविध रूप है उसका जो है हैबिटेट सबका अलग अलग है। जैसे हम लोग हैं तो हम लोग का ये हैबिटेट है, दैट इज़ द लिविंग प्लेस, जहाँ पे हम लोग ग्रो करते हैं, ठीक है, ये हमारा हैबिटेट है। तो हम जितना कुछ भी अगर देख पाएंगे तो हम अपना जो अगल बगल का चीज़ है उसी को देख पाएंगे। हम ये नहीं देख पाएंगे कि अमेजोन जो फॉरेस्ट है उसमें कितना तरह का जीव जंतु पाया जा रहा है, हम नहीं देख पाएंगे। हम नहीं देख पाएंगे कि ऑस्ट्रेलिया में कितने तरह का जीव जंतु पाया जा रहा है, नहीं देख पाएंगे। इसलिए इस चीज़ को विजुअलाइज करना कि 1.7 to 1.8 मिलियन स्पीसीज है ये बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट हो जाता है सोचने में। लेकिन अगर जब हम उसको डिटेल्ड स्टडी करेंगे तो हमको पता चलेगा कि ऐसा होता है, ठीक है। मान लो बैक्टीरिया ही है तो बैक्टीरिया क्या है, अगर हैंडफुल ऑफ सॉइल लेते हैं तो उसमें मिलियंस ऑफ बैक्टीरिया है, हजारों बैक्टीरिया है, लेकिन हमको दिख नहीं रहा है। तो हम उसको उसकी लाइफ को कभी हम उसके एग्जिस्टेंस को हम मान नहीं पाएंगे अगर हम उसको नेकेड आई से देखते हैं। लेकिन जब उसी चीज़ को हम माइक्रोस्कोप वगैरह से देखते हैं तो हम उसके एग्जिस्टेंस को कहीं ना कहीं मानते हैं कि एग्जिस्टेंस है। ऐसा ही है
ऐसा ही होता भी है, ठीक है। इससे आगे बढ़ते हैं तो हम बायोडाइवर्सिटी के बारे में थोड़ा बताते हैं। देखो जैसे ये मान लीजिए बायोडाइवर्सिटी का अगर हम जिक्र करें, एक छोटा गार्डन का अगर हम एग्जांपल लेते हैं तो हम देखते हैं कि बिग ट्रीज भी है, स्मॉल ट्रीज भी है, ठीक है। हर तरह का पेड़ पौधा जो है वो एग्जिस्ट कर रहा है, इसमें ग्रासेस वगैरह भी लगा हुआ है, सब कुछ लगा हुआ है, कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ से हम आगे जाते हैं तो हम देखते हैं कि यहाँ पे बटरफ्लाइज वगैरह भी है, पोलिनेशन के लिए पोलिनेटिंग एजेंट्स जो होते हैं वो सब भी हैं, ठीक है। तो यहाँ का जो बायोडाइवर्सिटी है उसमें हम देख रहे हैं, अगर हम कैलकुलेट करें तो हमको ग्रासेस भी दिख रहा है, बिग ट्रीज भी दिख रहा है, फूल वाला पौधा भी दिख रहा है, और भी बहुत कुछ दिख रहा है, चिड़ियाँ दिख रहा है, तितली दिख रहा है। तो यही है बायोडाइवर्सिटी किसी पार्टिकुलर जगह का। किसी भी पार्टिकुलर जगह का अगर आपको बायोडाइवर्सिटी निकालना है तो आप वहाँ का जितना भी स्पीसीज एग्जिस्ट कर रहा है उस पार्टिकुलर एनवायरनमेंट में आपको उसको देखना है, ठीक है। दैट इज बायोडाइवर्सिटी, समझ में आया। दैट इज अ डिफरेंट फॉर्म ऑफ लाइफ एग्जिस्ट इन अ पार्टिकुलर एरिया, ठीक है, विविध तरह का, ठीक है। इसके बाद हम आते हैं तो हमको जो दूसरा टॉपिक मिलता है वो है नोमेनक्लेचर, ठीक है। नोमेनक्लेचर का मतलब होता है नेमिंग ऑफ ऑर्गेनिज्म, ठीक है। अब एक सवाल आता है कि नोमेनक्लेचर जो है वो सिंपल नेमिंग है या कैसा नेमिंग है। तो हम एक इसका एग्जांपल देते हैं कि जैसे मान लीजिए मैंगो है, ठीक है। मैंगो है तो मैंगो को आम कहते हैं, ठीक है, लेकिन हर भाषा में उसको आम नहीं कहा जाएगा, ठीक है। अगर हम उसको बंगाली में देखें तो कुछ और कहा जाएगा, ठीक है, कन्नड़ में देखें कुछ और कहा जाएगा। तो क्या है कि जिस भाषा का इस्तेमाल हम यहाँ करके कामयाब हो जा रहे हैं, अपने बातों को एक्सप्रेस कर पा रहे हैं, उन बातों को अगर हम आगे किसी और जगह पे जाके बोलें तो शायद कोई नहीं एक्सेप्ट, उसको नहीं समझ पाएगा। जैसे हम यूके चले गए, अमेरिका चले गए और हम आम बोल रहे हैं तो उसको कोई समझ नहीं पाएगा, ठीक है। तो समय के साथ बढ़ते ग्लोबलाइजेशन के साथ, जो कि पूरा धरती समय सिमट के एक मतलब एक जगह आ गया है, नहीं कितना समय लगता है एक जगह से दूसरे जगह जाने में, फ्लाइट वगैरह से बहुत कम समय लगता है, ठीक है। तो धरती समेट के आ गया, तो समय के साथ ऐसा सिस्टम का जरूरत पड़ा जो कि नामकरण ऐसा करे जो कि पूरे विश्व में वो मान्य हो, ठीक है। उसका जो भी वैल्यू हो वो पूरे दुनिया में हो, और पूरे दुनिया में कहीं भी जाके अगर हम उसके नाम को बोलते हैं तो उसके नाम को लोग समझें, ठीक है। यही है नोमेनक्लेचर, ठीक है। तो नोमेनक्लेचर का मतलब होता ही है दैट इज नेमिंग ऑफ ऑर्गेनिज्म। देखिए इसके बारे में लिखा ही हुआ है, इट इज साइंटिफिक वे ऑफ द नेमिंग ऑफ ऑर्गेनिज्म। साइंटिफिक वे है ऑर्गेनिज्म का नामकरण करने के लिए, द साइंटिफिक वे ऑफ द नेमिंग ऑफ द ऑर्गेनिज्म, ठीक है। देखिए जैसे जो साइंटिफिक वे ऑफ नेमिंग ऑफ ऑर्गेनिज्म है, इसके लिए दो सोसाइटी बना। एक सोसाइटी है इंटरनेशनल कोड ऑफ बोटेनिकल नोमेनक्लेचर, दैट इज ICBN, ठीक है। ये मेनली जो है प्लांट वगैरह का नोमेनक्लेचर करता है, ठीक है। और दूसरा है इंटरनेशनल कोड फॉर जूलॉजिकल नोमेनक्लेचर ICZN, ये मेनली एनिमल्स वगैरह के लिए का जो नोमेनक्लेचर होता है उसको करता है, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है, ठीक है। तो देखो ये इंटरनेशनल लेवल का सोसाइटी है, ठीक है। दोनों सोसाइटी के बारे में अगर हम देखें तो हम कहेंगे कि ये इंटरनेशनल लेवल का सोसाइटी है, और इसका एग्जिस्टेंस जो है या इसका जो वैल्यू है ये वर्ल्ड वाइड एक्सेप्टेड है, ठीक है। दुनिया में हर जगह ये एक्सेप्टेड है, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। अब देखो, अब है मान लो अगर बायोलॉजिकल नेम ऑफ मैंगो, ठीक है। तो बायोलॉजिकल नेम ऑफ मैंगो जो है वो हो जाएगा मैग्नीफेरा इंडिका, ठीक है। जो पहला शब्द है मैग्नीफेरा उसके जेनरिक नेम को बताता है, ठीक है। और इंडिका जो है वो मैंगो का जो प्लांट है उसको इंडिकेट करता है, समझ में आया। वैसे ही पैंथेरा टिग्रिस में हम लोग देख रहे हैं कि पैंथेरा टिग्रिस में जो टिग्रिस है वो सिग्निफाई करता है वो टाइगर को, ठीक है। और पैंथेरा कॉमन है, ठीक है। हम देखेंगे कि जेनरा जो है वो बहुत कॉमन भी हो सकता है, जैसे पैंथेरा टिग्रिस, पैंथेरा लियो, पैंथेरा पैड्रस जो भी है उसमें पैंथेरा बहुत कॉमन है, लेकिन लियो, टाइगर और पैड्रस जो है वो अलग अलग है, ठीक है। तो ये धीरे धीरे हम लोग आगे बढ़ेंगे तो हमारा क्लियर होगा कि ऐसा क्यों है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। अब देखिए जो सबसे पहले जो नोमेनक्लेचर का सिस्टम दिया गया था, दैट इज बाइनोमियल सिस्टम ऑफ नोमेनक्लेचर, वो दिया गया था बाय कार्लस लिनियस। किसके द्वारा दिया गया था? कार्लस लिनियस के द्वारा दिया गया था, ठीक है। गिवन बाय द कार्लस
लिनियस, कार्लस लिनियस के द्वारा जो है बाइनोमियल सिस्टम ऑफ नोमेनक्लेचर दिया गया। तो बाइनोमियल सिस्टम ऑफ नोमेनक्लेचर जो है वो सिग्निफाई करता है दो कि उसमें दो वर्ड्स होंगे, ठीक है। बाइनोमियल का मतलब ही होता है टू, ठीक है। तो बाइनोमियल सिस्टम ऑफ नोमेनक्लेचर में किसी भी स्पीसीज को डिनोट करने के लिए सिंगल वर्ड से उसको डिनोट नहीं किया जाएगा। जैसे मैंगो है तो आम है तो उसको हम लोग मैंगो कह दिए इंग्लिश में, लेकिन अगर उसको हम बाइनोमियल सिस्टम ऑफ नोमेनक्लेचर के थ्रू देखेंगे तो हम उसको कहेंगे क्या, मैग्निफेरा इंडिका, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। अब है बाइनोमियल सिस्टम ऑफ नोमेनक्लेचर कंसिस्ट ऑफ टू नेम। बाइनोमियल सिस्टम ऑफ जो नोमेनक्लेचर है उसमें दो नाम है, टू नेम्स हैं, ठीक है, टू नेम्स। द फर्स्ट वर्ड इज जेनरिक नेम, पहला जो नाम है वो जेनरिक नेम होता है, जेनरिक नेम। एंड द अदर इज द स्पेसिफिक इथिप, ठीक है। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है समझने में। इससे अगर हम आगे बढ़ते हैं तो आता है कि बाइनोमियल सिस्टम ऑफ नोमेनक्लेचर के हिसाब से क्या कैसे कैसे नामकरण हो सकता है। जैसे मान लीजिए सोलेनम ट्यूबरोसम लिखा हुआ है, ठीक है, तो सोलेनम ट्यूबरोसम में जो ट्यूबरोसम है, ठीक है, ये स्पेसिफिक इथिप्स है और ये सिग्निफाई कर रहा है पोटैटो को, ठीक है। मैग्निफेरा इंडिका में इंडिका जो है वो मैंगो को सिग्निफाई कर रहा है, ठीक है। पैंथेरा टिग्रिस में टिग्रिस जो है वो टाइगर को सिग्निफाई कर रहा है। पैंथेरा लियो में लियो जो है वो लायन को सिग्निफाई कर रहा है। पैंथेरा पैड्रस में जो पैड्रस है वो लियोपार्ड को सिग्निफाई कर रहा है, ठीक है। तो हम एक चीज़ देख रहे हैं कि जो इसका जो स्पेसिफिक इथिप्स है वही मेनली सिग्निफाई कर रहा है उस पार्टिकुलर स्पीसीज को, जबकि हम देख रहे हैं कि अगर हम ये तीनों पार्टिकुलर केस में देखें, पैंथेरा टिग्रिस, पैंथेरा लियो और पैंथेरा पैड्रस में पैंथेरा कॉमन है, ठीक है। तो इसको आप ऐसे समझिए कि जैसे कि सिंह मान लीजिए टाइटल है तो इसको आप टाइटल के रूप में भी ले सकते हैं कि सिंह है तो आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि कैसा होगा, ठीक है, सिंह है तो सरदार जी होगा, ठीक है, ऐसा उम्मीद कर सकते हैं। तो ऐसा कुछ इसके साथ भी है कि इन लोग का जो कैरेक्टर का जो सिमिलरिटी है वो कहीं ना कहीं एक जैसा है, इसी से इसको ये सिग्निफाई कर रहा है। समझ में आया? इसके बाद हम आगे बढ़ते हैं और देखते हैं अबाउट द यूनिवर्सल रूल ऑफ नोमेनक्लेचर, ठीक है। यूनिवर्सल रूल कहने का मतलब होता है वो रूल जो पूरे विश्व में, ठीक है, या पूरे यूनिवर्स में वो मान्य होगा। मतलब जो जिस सिस्टम पे नोमेनक्लेचर जो है वो होगा ही, इन सभी बातों को ध्यान में रख के, इन सारे एंगलों को ध्यान में रख के ही नोमेनक्लेचर होगा, ठीक है। देखिए जो नोमेनक्लेचर होता है जैसे बाइनोमियल नेम आर जनरली इन लैटिन एंड रिटन इन इटैलिक, ठीक है। तो इसका जो भाषा होता है वो लैटिन होता है। बायोलॉजिकल कोई भी बायोलॉजिकल जो नेम होता है, जो बायोलॉजिकल नेम है इसका जनरली इन लैटिन, ये लैटिन भाषा में होता है, ठीक है। और उसका जो फ्रंट है यानी जो लिखने का तरीका है, ठीक है, जैसे हम लोग का है ना कि कोई स्ट्रेट लिखता है, कोई कर्सिव लिखता है, तो इटैलिक फ्रंट है, ठीक है, और इसी फ्रंट में ये लिखा जाता है। आप मैग्निफेरा इंडिका कहीं पे भी बुक में देखिएगा तो उसके लिखने का तरीका हमेशा एक जैसा है। ऐसा नहीं है कि कहीं कुछ अलग तरीका से लिखा हुआ है मैग्निफेरा इंडिका, फिर कहीं कुछ और तरीका से नहीं है। उसका जो लिखने का तरीका है हमेशा फिक्स रहता है। तो इसमें जो पहला वर्ड है वो रिप्रेजेंट करता है जीनस को, ठीक है, जीनस को, एंड द सेकेंड रिप्रेजेंट्स द स्पेसिफिक इथिप्स, और जो दूसरा होता है वो जो स्पेसिफिक इथिप्स को रिप्रेजेंट करता है। यानी स्पीसीज जो है उसको अगर कोई सही में रिप्रेजेंट करता है तो वो स्पेसिफिक इथिप्स ही करता है, एकदम इंडिविजुअल रूप से। वेन हैंड रिटन, मान लीजिए ऐसा तो नहीं हो सकता है कि उसको हमेशा आप ये कंप्यूटर पे ही लिखिएगा। अगर कोई बच्चा है उसको कहीं लिखना है तो उसको हाथ से भी लिखना पड़ेगा, ठीक है, तो वो इटैलिक फ्रंट में नहीं लिख सकता है। तो उसके लिए भी नियम है। व्हेन हैंड रिटन, जब उसको हाथ से लिखा जाएगा तो बोथ वर्ड आर सेपरेटली अंडरलाइन, दोनों जो शब्द हैं उनको सेपरेटली अंडरलाइन किया जाएगा। क्या किया जाएगा? सेपरेटली अंडरलाइंड, ठीक है। द जीनस स्टार्ट विद द कैपिटल लेटर। देखो जो जीनस होता है, जो पहला शब्द है, जैसे हम मैग्निफेरा इंडिका लेते हैं तो उसमें जो पहला शब्द है, ठीक है, दैट इज द जेनरिक नेम, इट स्टार्ट्स विद द कैपिटल लेटर। द जेनरिक नेम ऑलवेज स्टार्ट्स विद द कैपिटल लेटर, वेयर एज स्पेसिफिक इथिप्स,
स्टार्ट्स विद द स्मॉल लेटर, जबकि उसका जो स्पेसिफिक इथिप्स है, ठीक है, उसके जो नेम का जो सेकेंड पार्ट है वो जो है वो स्मॉल लेटर से स्टार्ट होता है। जैसे मैग्निफेरा इंडिका में इंडिका जब भी लिखा जाएगा तो वो स्मॉल इंडिका में आई जो है वो स्मॉल ही रहेगा, वो बिग नहीं होगा, ठीक है। इन मैग्निफेरा इंडिका लीनियस, ठीक है, लीनियस देखिए अब होता क्या है कि ये एक्चुअली ये बाइनोमियल सिस्टम ऑफ नोमेनक्लेचर है, लेकिन एक बार नीट में ये क्वेश्चन आ चुका है कि मैग्निफेरा इंडिका लीनियस, ठीक है, तो पूछा गया है कि लीनियस जो है वो सबसे पहले जो है वो डिस्क्राइब किया था मैंगो को, तो उसके हिसाब से मैग्निफेरा इंडिका लीनियस जो है वो सही है कि या मैग्निफेरा इंडिका सही है, या उसके साथ और भी बहुत ऑप्शन था। तो देखिए इसका जो सही उत्तर होगा ये होगा मैग्निफेरा इंडिका लीनियस, ठीक है। इसमें लीनियस जो है वो रिप्रेजेंट करता है उस साइंटिस्ट को जो उसको डिस्क्राइब किए पहला बार। डिस्क्राइब करने का मतलब होता है कि वो कैसा उसका आभा है, कैसा उसका शेप है, उसका पत्ता कैसा है, उसमें फल कैसा लगता है, और उस प्लांट से रिलेटेड जो भी चीज़ है उसके बारे में उसको डिस्क्राइब किए, ठीक है। लीनियस रिप्रेजेंट साइंटिस्ट हु डिस्क्राइब इट, दैट इज द कार्लस लीनियस। द कार्लस लीनियस साइंटिस्ट है, लेकिन देखिए इसमें क्या होता है कि टाइटल ही लिखा जाता है साइंटिस्ट का, ठीक है, कार्लस लीनियस नहीं लिखा जाएगा, केवल जो टाइटल का जो शुरू का 2-3 वर्ड है उसी को लिखा, जैसे कार्लस लीनियस, ठीक है। इसके आगे हम लोग बढ़ते हैं और देखते हैं द लिविंग वर्ल्ड, ठीक है। द लिविंग वर्ल्ड का ये एक तरह से देखें तो आपका नोट्स हो गया, ठीक है, द लिविंग वर्ल्ड। इसमें जो पहला लाइन है वो ये कहता है कि जितना भी स्पीसीज आज तक पाया गया है या डिस्क्राइब किया गया है वह है 1.7 to 1.8 मिलियन। कितना है? 1.7 से 1.8 मिलियन, ठीक है। बायोडाइवर्सिटी के बारे में हम पहले भी स्पष्ट कर दिए हैं। अगर इसको हमको डिफाइन करना पड़े तो इसको हम इस तरह से डिफाइन करते हैं कि बायोडाइवर्सिटी रिप्रेजेंट द नंबर एंड द टाइप ऑफ ऑर्गेनिज्म प्रेजेंट ऑन द अर्थ। पूरे धरती पे जितना भी तरह का स्पीसीज पाया जाता है वो सब बायोडाइवर्सिटी के अंदर आ जाता है, ठीक है। नोमेनक्लेचर को अगर हमको डिस्क्राइब करना पड़े तो हम नोमेनक्लेचर को किस तरह से डिस्क्राइब करेंगे, ठीक है। द साइंटिफिक वे ऑफ नेमिंग ऑफ ऑर्गेनिज्म, ठीक है, ये साइंटिफिक तरीका है किसी भी ऑर्गेनिज्म का नेमिंग करने के लिए, सो दैट कैन बी इजिली रिकॉग्नाइज थ्रू आउट द एंड सो दैट कैन बी इजिली रिकॉग्नाइज थ्रू आउट द, ताकि वर्ल्ड में कहीं पे भी जो है इसको हम लोग जाएं और तो इसको हम लोग स्टडी कर सकते हैं, ठीक है। इंटरनेशनल कोड ऑफ बोटेनिकल नोमेनक्लेचर होता है फॉर द नेमिंग ऑफ प्लांट, ठीक है। एंड द इंटरनेशनल कोड ऑफ जूलॉजिकल नोमेनक्लेचर जो होता है वो होता है फॉर द नेमिंग ऑफ एनिमल, ठीक है। बाइनोमियल सिस्टम ऑफ नोमेनक्लेचर जो है वो दिया गया था कार्लस लीनियस के द्वारा। मींस इसका मतलब होता है बाइनोमियल सिस्टम का मतलब ही होता है बाइनोमियल सिस्टम ऑफ नोमेनक्लेचर गिवन बाय द कार्लस लीनियस, और इसका मतलब ही होता है कि किसी भी ऑर्गेनिज्म मींस नेमिंग ऑफ ऑर्गेनिज्म इन 2 वर्ड्स। किसी भी ऑर्गेनिज्म का नामकरण करना उसमें 2 वर्ड है। जैसे मान लीजिए किसी का नाम है तो उसमें मैक्सिमम आप देखिएगा कि 2 वर्ड जरूर रहता है। जैसे कोई भी नाम आप ले लीजिए, ठीक है, जैसे तुम मान लीजिए प्रियंका कुमारी ही नाम है तो प्रियंका और कुमारी, ठीक है। तो प्रियंका कुमारी में हम देख रहे हैं कि प्रियंका जो है वो इंडिविजुअल को रिप्रेजेंट कर रहा है और जो कुमारी है उसका टाइटल है, लेकिन यहाँ हम देखते हैं कि ऐसा नहीं होता है, यहाँ उल्टा चलता है, ठीक है। यहाँ पे टाइटल ही पहले आ जाता है और नाम आता है बाद में, ठीक है। ईच नेम हैज 2 कंपोनेंट, दैट इज जेनरिक नेम एंड स्पेसिफिक इथिप्स, ठीक है। जो 2 कंपोनेंट है, जेनरिक नेम है और स्पेसिफिक इथिप्स है, ठीक है, ठीक है। तो मैग्निफेरा इंडिका में हम देखते हैं कि जो जेनरिक नेम हो जाएगा वो मैग्निफेरा हो जाएगा और इंडिका जो है वो स्पेसिफिक इथिप्स है। फोन पे भी ध्यान देंगे नहीं आ जाना, हाँ अच्छा कोई बात नहीं, अब इसको एडिटिंग करना पड़ेगा बोलोगी तो, ठीक है। पैंथेरा लियो, पैंथेरा पैड्रस, पैंथेरा टिग्रिस, ये सब जो है जैसे पैंथेरा लियो, पैंथेरा पैड्रस, पैंथेरा टिग्रिस जो है इसका जो हम लोग देखेंगे तो इसका जो हम देखेंगे तो इसका जो जीनस है, इसका जो जीनस है वो कॉमन होगा। क्या होगा जीनस?
कॉमन होगा। अब देखो मैग्नीफेरा इंडिका है, मैंगो है और होमो सेपियंस है। तो इसमें हम लोग देखते हैं कि ह्यूमन में का जो अभी चला आया है, अभी जो हम लोग का वैरायटी है जो हम लोग हैं वो होमो सेपियंस है। लेकिन ऐसा नहीं है कि होमो सेपियंस ही डायरेक्ट आ गया, ठीक है। इसके पहले भी होमो जो है ह्यूमन का, इसके पहले होमो इरेक्टस भी आया है और भी बहुत तरह का आया है, ठीक है। समझ में आ रहा है ना। इसके बाद हम लोग आते हैं, हाँ ये क्वेश्चन आया हुआ है, ठीक है, 2019 में आया है नीट में। सिलेक्ट द करेक्ट रिटन साइंटिफिक नेम ऑफ मैंगो विच वाज फर्स्ट डिस्क्राइब्ड बाय द कार्लस लिनियस, ठीक है। तो सिलेक्ट करना है करेक्ट नाम, ठीक है। इसमें देखिए, इसमें बता भी दिया है कि इसको पहला सबसे पहले कौन डिस्क्राइब किया था, कार्लस लिनियस किया था। तो उसके हिसाब से इसका नाम क्या होगा। देखिए पहला जो ऑप्शन है वो है मैग्नीफेरा इंडिका, दूसरा है मैग्नीफेरा इंडिका कार्लस लिनियस, तीसरा है मैग्नीफेरा इंडिका लिनियस और चौथा है मैग्नीफेरा इंडिका लिनियस। लेकिन यहाँ ये जो एल है ये स्मॉल एल है और ये जो एल है वो बिग एल है, ठीक है। तो इसका आंसर होना चाहिए क्या, मैग्नीफेरा इंडिका लिनियस, ठीक है। क्योंकि जो साइंटिस्ट का नेम है वो हमेशा बिग लेटर से स्टार्ट होता है और उसके आगे एक डॉट भी दिया जाता है। तो डॉट तो है, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं समझने में इसको। उसके बाद आता है एक असर्शन रीजन है कि इन मैग्नीफेरा इंडिका लिनियस रिप्रेजेंट्स द कार्लस लिनियस, ठीक है। असर्शन कहता है कि मैग्नीफेरा इंडिका में जो लिनियस है वो रिप्रेजेंट करता है उसके साइंटिस्ट कार्लस लिनियस को, ये असर्शन है। इसके पीछे का रीजन दिया गया है कि बाइनोमियल सिस्टम ऑफ नोमेनक्लेचर इज गिवन बाय कार्लस लिनियस। इसके पीछे का तर्क दिया जाता है कि चूंकि जो बाइनोमियल सिस्टम ऑफ नोमेनक्लेचर है वो कार्लस लिनियस के द्वारा दिया गया है और जो मैग्नीफेरा इंडिका है वो बाइनोमियल सिस्टम के द्वारा ही लिखा गया है, इसीलिए जो शब्द है उसमें वहाँ पे लिनियस जोड़ दिया गया रीजन के हिसाब से। तो क्या सही होगा, असर्शन सही होगा, रीजन सही होगा, या असर्शन एंड रीजन दोनों सही होगा, क्या होगा बताओ। हाँ तो इसके लिए जो आंसर होगा ये क्या होगा कि बोथ असर्शन एंड रीजन आर ट्रू बट रीजन इज नॉट द करेक्ट explanation of assertion। समझ में आ गया, ठीक है, ठीक है। इसका उसमें उसका यहाँ पे, ठीक है, इसका एक्सप्लेनेशन है कि इन मैग्नीफेरा इंडिका लिनियस रिप्रेजेंट्स कार्लस लिनियस हु फर्स्ट डिस्क्राइब्ड इट, ठीक है, इसलिए उसको लिखा गया था, ठीक है। दैट्स व्हाई लिनियस रिटेन नॉट बिकॉज बाइनोमियल सिस्टम इज गिवन बाय कार्लस लिनियस, ठीक है, इसलिए नहीं क्योंकि बाइनोमियल सिस्टम ऑफ नोमेनक्लेचर जो है वो कार्लस लिनियस के द्वारा दिया गया था, इसलिए लिखा हुआ है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। तो इसका में देखिए इसका ऑप्शन है बोथ असर्शन एंड रीजन आर इज करेक्ट एंड, तो इसका आंसर सिंपल है, असर्शन एंड रीजन जो है वो सही है और रीजन जो है ये नहीं है करेक्ट एक्सप्लेनेशन असर्शन का। समझ में आ गया, ठीक है। देखिए अब क्या है, एक टर्म है क्लासिफिकेशन, टर्म है क्लासिफिकेशन। तो देखिए 1.7 टू 1.8 मिलियन ऑर्गेनिज्म जो है जिसका एग्जिस्टेंस है इस अर्थ पे, ठीक है, एग्जिस्टेंस ऑन द अर्थ। सो इट इज़ वेरी डिफिकल्ट टू स्टडी, किसी के लिए भी ये स्टडी करना बहुत डिफिकल्ट हो जाएगा कि ऑफ स्टडी 1.7 टू 8.1 मिलियन ऑर्गेनिज्म, किसी के लिए भी डिफिकल्ट हो जाएगा, ठीक है, इसलिए ऐसा जरूरत पड़ा है। सो देयर इज अ नीड ऑफ सम ग्रुपिंग टू मेक इट स्टडी इजी, ठीक है, इसलिए अगर इसको एक तरह का ग्रुपिंग का जरूरत पड़ गया है जिसके कारण
इसमें अगर उसको ग्रुप किया जाए उसके समानता के आधार पे या उसके भिन्नता के आधार पे उसको दूसरे ग्रुप में, तो उसका स्टडी जो है वो करना आसान हो जाएगा। समझ में आ गया? कॉमन कैरेक्टर्स के आधार पे, ठीक है। ग्रुपिंग ऑफ ऑर्गेनिज्म ऑन द बेसिस ऑफ सिमिलर कैरेक्टर इज कॉल्ड क्लासिफिकेशन। देखो ग्रुपिंग ऑफ ऑर्गेनिज्म, ठीक है, ऑन द बेसिस ऑफ सिमिलर कैरेक्टर किस इज क्लासिफिकेशन। क्लासिफिकेशन क्या है? ग्रुपिंग किया जा रहा है किसी भी ऑर्गेनिज्म का ऑन द बेसिस ऑफ सिमिलरिटी ऑफ कैरेक्टर इज क्लासिफिकेशन। समझ में आ गया? ठीक है। क्लासिफिकेशन को आपको हम समझने के लिए हम एक चीज़ बता देते हैं। मान लो यहाँ की पेंसिल भी रखा हुआ है, रबर भी रखा हुआ है, कटर भी रखा हुआ है, तो उसके कॉमन फीचर्स के आधार पे हम लोग पेंसिल को अलग कर देंगे, रबर को अलग करें, सबको अलग कर देंगे। चाहे वो किसी कंपनी का पेन रहे, किसी कंपनी का रेजर रहे, चाहे किसी कंपनी का स्केल रहे, क्योंकि उसका काम एक है। वैसे ही उसमें कैरेक्टर एक जैसा शो कर रहा है, वैसे ही जो बायोलॉजी है उसमें भी ग्रुपिंग किया जाता है ऑर्गेनिज्म का, ठीक है, किसी कैरेक्टर के आधार पे। कैरेक्टर फिक्स नहीं है, ठीक है, कैरेक्टर फिक्स नहीं है, लेकिन कैरेक्टर के आधार पे उसको ग्रुपिंग किया जाता है, दैट इज क्लासिफिकेशन। क्लासिफिकेशन समझने में दिक्कत है? वो तो तुम लोग को बताए थे। क्लासिफिकेशन इज द प्रोसेस, हाँ ठीक है, क्लासिफिकेशन इज द प्रोसेस बाय विच एनीथिंग कैन बी ग्रुप टुगेदर। कोई भी चीज जो है उसको एक साथ लिया जा सकता है ऑन द बेसिस ऑफ इजिली ऑब्जरेबल कैरेक्टर, ठीक है। मान लो कि यहाँ 10 वैरायटी का डॉग है, 2 वैरायटी का बिल्ली है, ठीक है, तो उस डॉग के बीच में से हम बिल्ली को अलग कर सकते हैं कि नहीं? उसके कैरेक्टर के आधार पे, दैट इज क्लासिफिकेशन। समझ में आया? ठीक है। ऑल द लिविंग ऑर्गेनिज्म क्लासिफाइड इनटू डिफरेंट टेक्सा, ठीक है, कोई भी लिविंग ऑर्गेनिज्म है उसको डिफरेंट टेक्सास में क्लासिफाई किया जा सकता है। और ये जो क्लासिफिकेशन करने का तरीका है, द प्रोसेस ऑफ क्लासिफिकेशन इज कॉल्ड टेक्सोनॉमी, ठीक है। टेक्सोनॉमी जो है वो होता है कैरेक्टराइजेशन, आइडेंटिफिकेशन, क्लासिफिकेशन एंड नोमेनक्लेचर आर द बेसिस ऑफ द कैरेक्टराइजेशन। उसका कैरेक्टर कैसा है, ठीक है, कैरेक्टर कैसा है। जैसे कुत्ता है तो उसका कैरेक्टर क्या है? भौंकने वाला कैरेक्टर है, ठीक है, तो भौंकेगा तो समझ में आ जाएगा कि नहीं? तो भौंकेगा तो आइडेंटिफाई हो जाएगा, आइडेंटिफिकेशन उसका हो जाएगा, ठीक है। कॉमन कैरेक्टर से हाँफ रहा है कुत्ता, जिभ निकाल निकाल के सारा हो रहा है कि नहीं? आइडेंटिफाई, ठीक है। उसके आधार पे फिर उसको क्लासिफिकेशन क्लासिफाइड कर देंगे। और नोमेनक्लेचर आर द बेसिस ऑफ टेक्सोनॉमी, ठीक है। सिस्टमैटिक्स, ठीक है। देखो टेक्सोनॉमी जो है, क्लासिफिकेशन जो है वो किसी भी आधार पे हो सकता है, किसी भी कॉमन आधार पे हम कर सकते हैं, ठीक है। उससे एक स्टेप आगे हो जाता है टेक्सोनॉमी, जिसमें हम उसके कॉमन कैरेक्टर्स के आधार पे, ठीक है, दैट इज कैरेक्टर के आधार पे, उसके आइडेंटिफिकेशन के आधार पे उसको क्लासिफाई करते हैं, ठीक है। मतलब ये थोड़ा क्लासिफिकेशन से थोड़ा ब्रॉड ये जा रहा है, और टेक्सोनॉमी थोड़ा सा क्लासिफिकेशन से ब्रॉड जा रहा है, क्योंकि इसमें जो चीज़ों को कंसीडर किया जा रहा है वो क्लासिफिकेशन से ज़्यादा है टेक्सोनॉमी में, ठीक है। सिस्टमैटिक डील्स विद द रिलेशन ऑफ डिफरेंट टाइप ऑफ ऑर्गेनिज्म एंड इट्स डेरिवेटिव। लेकिन इससे भी आगे जाते हैं तो हमको एक नया चीज़ मिलता है, सिस्टमैटिक्स, ठीक है। तो सिस्टमैटिक्स इज सिमिलर टू टेक्सोनॉमी, लेकिन उसमें एक चीज़ और क्या होता है, उसमें रिलेशन ऑफ डिफरेंट टाइप ऑफ ऑर्गेनिज्म एंड इट्स डेरिवेटिव्स को भी हम लोग ले लेते हैं, ठीक है। कम से कम इसमें कहने का मतलब है कि हम उसके इवोल्यूशनरी हिस्ट्री को भी कंसीडर करते हैं, जबकि टेक्सोनॉमी तक हम नहीं कर रहे थे। ये सिस्टमैटिक्स, ठीक है। सिस्टमैटिक्स कहने का मतलब कि मान लो किसी भी चीज़ को सिस्टमैटिक वे में अरेंज कर देना, जैसे हम हाँ, जैसे लाइब्रेरी में है तो लाइब्रेरी में बायोलॉजी का बुक अलग है, फिजिक्स का अलग है, केमिस्ट्री का अलग है, हर चीज़ का अलग है, दैट इज ए सिस्टमैटिक वे, ठीक है। इसमें सिस्टमैटिक्स जो है वो डील विद द रिलेशनशिप ऑफ डिफरेंट टाइप ऑफ ऑर्गेनिज्म एंड इट्स डेरिवेटिव्स, ठीक है। देखिए द वर्ड सिस्टमैटिक जो है वो ड्राइव किया गया है लैटिन वर्ड सिस्टेमा से, सिस्टेमा, ठीक है। बायोलॉजी में सबसे ज़्यादा आपको लैटिन ही वर्ड मिलेगा, सिस्टेमा, विच मीन सिस्टमेटिक अरेंजमेंट ऑफ ऑर्गेनिज्म, जिसका मतलब होता है किसी भी ऑर्गेनिज्म को सिस्टमेटिक वे में अरेंज करना। सिस्टमेटिक वे में मतलब उसका पूरा इवोल्यूशनरी हिस्ट्री के आधार पे, ठीक है, उसका क्या, किसके साथ कैसा रिलेशन है, किसके साथ कैसा सिमिलरिटी है, सबके आधार पे जो है उसका जो अरेंजमेंट होता है वही सिस्टमेटिक अरेंजमेंट के अंदर हम लोग ले लेते हैं। समझ में आ गया? ठीक है। लिनियस टू सिस्टेमा नेचुरी एज द टाइटल ऑफ पब्लिकेशन। देखो सिस्टेमा नेचुरी जो है ये सबसे पहले लिनियस के द्वारा ही दिया गया था, और जो उसका जो पब्लिकेशन था, ठीक है, वो सिस्टेमा नेचुरी ही था। सिस्टेमेटिक
इंक्लूड्स आइडेंटिफिकेशन, नोमेनक्लेचर, क्लासिफिकेशन अलॉन्ग विथ एवोल्यूशनरी रिलेशनशिप। देखो इसमें लिखा हुआ है कि सिस्टमेटिक में हम देख रहे हैं कि टेक्सोनॉमी में जिस चीज़ को भी हम स्टडी करते थे वो तो कर ही रहे हैं, उसके अलावा हम जो उसका जो एवोल्यूशनरी रिलेशनशिप है वेरियस ऑर्गेनिजम्स के बीच में उसको भी देख रहे हैं। ठीक है, ठीक है। हाँ, अब है बायोसिस्टेमेटिक्स एम्स एट। अब बायोसिस्टेमेटिक्स मान लो है तो इसका एक क्वेश्चन है कि बायोसिस्टेमेटिक्स एम एट, ठीक है, क्लासिफिकेशन ऑफ ऑर्गेनिज्म। ये भी क्वेश्चन जो है वो आया हुआ क्वेश्चन है। ठीक है, द क्लासिफिकेशन ऑफ ऑर्गेनिज्म बेस्ड ऑन ब्रॉड मॉर्फोलॉजिकल कैरेक्टर, मॉर्फोलॉजिकल कैरेक्टर के आधार पे ही केवल, और कोई कैरेक्टर के आधार पे नहीं। पहला ऑप्शन कहता है। दूसरा ऑप्शन कहता है डेलिमिनेटिंग वेरियस टेक्सा ऑफ ऑर्गेनिज्म एंड एस्टेब्लिशिंग देयर रिलेशनशिप। डेलिमिनेटिंग करने का मतलब होता है कि उसका ये उसको परिसीमित कर देना, परिसीमन उसका मतलब होता है। वेरियस ऑफ टेक्स ऑफ ऑर्गेनिज्म एस्टेब्लिश देयर रिलेशनशिप। तीसरा होता है द क्लासिफिकेशन ऑफ ऑर्गेनिज्म बेस्ड ऑन देयर इवोल्यूशनरी हिस्ट्री एंड एस्टेब्लिश देयर फाइलोजेनी ऑन द टोटलिटी ऑफ वेरियस पैरामीटर्स फ्रॉम द फील्ड ऑफ स्टडी। ठीक है, और चौथा है आइडेंटिफिकेशन एंड अरेंजमेंट ऑफ ऑर्गेनिज्म ऑन द बेसिस ऑफ देयर साइटोलॉजिकल कैरेक्टर। ठीक है, तो हम लोग देखिए इसमें कुछ नहीं, सिस्टमैटिक्स का जो भी बायोसिस्टमैटिक्स से रिलेटेड जो भी क्वेश्चन आएगा, ठीक है, उसमें सब कुछ सेम है टेक्सोनॉमी से। ठीक है, बस एक ही जगह वैरी कर जाएगा, वो है एवोल्यूशनरी रिलेशनशिप। तो बस यहाँ पे एवोल्यूशनरी रिलेशनशिप का जिक्र आएगा, वो आंसर सही हो जाएगा। ठीक है, तो इसमें हम लोग देखेंगे क्लासिफिकेशन जो है, मान लीजिए किसी भी लिविंग और नॉन लिविंग का भी हो सकता है, कोई भी कॉमन कैरेक्टर के आधार पे, कॉमन कैरेक्टर इसमें फिक्स नहीं है। ठीक है, टेक्सोनॉमी जो है वो ठीक है लिविंग का ही होगा। ठीक है, इसमें आइडेंटिफिकेशन, क्लास, नोमेनक्लेचर सब कुछ आ जाएगा। लेकिन सिस्टमैटिक्स जो है वो टेक्सोनॉमी के जैसा ही है, लेकिन इसमें हम लोग एक चीज़ और देख रहे हैं, क्या कि इवोल्यूशनरी रिलेशनशिप आ गया है। समझ में आ गया? ठीक है, क्लासिफिकेशन इन्वॉल्व हायरार्की ऑफ स्टेप रिप्रेजेंटिंग रैंक और कैटेगरी। देखो क्लासिफिकेशन जो होता है, ठीक है, किसी भी चीज़ का उसमें बहुत ज़्यादा स्टेपिंग रहता है। ठीक है, हायरार्की ऑफ स्टेप रिप्रेजेंट्स रैंक और कैटेगरी। समझ में आया? सिंस द कैटेगरी इज द पार्ट ऑफ ओवरऑल टेक्सोनॉमिक अरेंजमेंट कॉल्ड टेक्सोनॉमिक कैटेगरी। देखो उसमें क्या होता है कि जैसे मान लो सीढ़ी है, ठीक है, और हमको ऊपर जाना है, तो हम हर सीढ़ी के ऊपर चढ़ के ही ऊपर जा सकते हैं। ठीक है, हर वो क्या है, स्टेप है। ठीक है, हमको ऊपर ले जाने का। ठीक है, तो वैसा ही जो क्लासिफिकेशन होता है उसमें हायरार्की ऑफ स्टेप्स होता है, मतलब एक सीक्वेंस ऑफ स्टेप्स होता है। ठीक है, ऐसा नहीं है कि तीसरा सीढ़ी पे हम पहले चले जाएंगे, फिर पहला सीढ़ी पे आएंगे, उसके बाद हम 8वां सीढ़ी पे चले जाएंगे, ऐसा नहीं होगा। सीक्वेंस ऑफ स्टेप है, एक सीक्वेंस में ही चलेगा। ठीक है, क्लासिफिकेशन इन्वॉल्व हायरार्की ऑफ स्टेप रिप्रेजेंट रैंक और कैटेगरी। समझ में आया? ठीक है, सिंस कैटेगरी इज द पार्ट ऑफ ओवरऑल टेक्सोनॉमिक अरेंजमेंट कॉल्ड टेक्सोनॉमिक कैटेगरी। ठीक है, ऑल द कैटेगरी टुगेदर कॉन्स्टिट्यूट टेक्स्ट। और देखो बहुत सारा सीढ़ी मिलके क्या पूरा का पूरा स्टेयर्स का एक ग्रुप बना देता है जो हमको कहीं ना कहीं पहुंचा देता है, वैसे ही सारा कैटेगरी मिलके टेक्सोनॉमिक हायरार्की को बना देता है। ठीक है, कैटेगरी रिप्रेजेंट द यूनिट ऑफ क्लासिफिकेशन और रैंक और कॉमनली कॉल्ड एज टैक्सॉन। ठीक, कैटेगरी रिप्रेजेंट करता है यूनिट ऑफ क्लासिफिकेशन। जैसे स्टेयर है, ठीक है, एक सिंगल स्टेयर जो है, एक सिंगल सीढ़ी जो है जिसमें हम चढ़ रहे हैं, ठीक है, वो उसके बिना हम आगे बढ़ सकते हैं। वैसे ही बिना हर कैटेगरी के गए हुए हम एकदम ऊपर तक उसको नहीं पहुंच सकते हैं। इसी यही चीज़ कैटेगरी रिप्रेजेंट, और वही सीढ़ी जो है हमारा यूनिट है। तो यहाँ पे भी हम देख रहे हैं कैटेगरी रिप्रेजेंट्स द यूनिट ऑफ क्लासिफिकेशन और रैंक कॉमनली कॉल्ड टैक्सॉन और टैक्सा। समझ में आ गया? अब देखो टेक्सोनॉमिक कैटेगरी, टेक्सोनॉमिक शोइंग इन असेंडिंग ऑर्डर। असेंडिंग ऑर्डर में भी हो सकता है, डिसेंडिंग ऑर्डर में भी हो सकता है। ठीक है, लेकिन ऐसा कभी नहीं हो सकता है कि फैमिली क्लास के जगह पे आ जाए और क्लास फैमिली के जगह पे आ जाए। ये हमेशा अपने सीक्वेंस को मेंटेन करेगा। ठीक है,
हायरार्की ऑफ स्टेप है, सीक्वेंस ऑफ स्टेप है, इसका सीक्वेंस हमेशा जो है वो फिक्स रहेगा, ठीक है। ऐसा नहीं है जैसे हम पहले बताए थे ना कि ऐसा नहीं होगा कि पहले हम 5वां सीढ़ी पे चले जाएं फिर दूसरा सीढ़ी पे चले जाएं, नहीं, पहला सीढ़ी पे जाएंगे, दूसरा सीढ़ी पे जाएंगे, तीसरा सीढ़ी पे जाएंगे, वैसे धीरे धीरे हम ऊपर की तरफ बढ़ेंगे। वैसे ही ये सीढ़ी है, ठीक है, इसका लोकेशन फिक्स है, इसको हम यहाँ नहीं ले जा सकते हैं ना इसको हम यहाँ ले जा सकते हैं, ठीक है, समझ में आ गया। स्पीसीज को सबसे पहले देखेंगे, अगर असेंडिंग ऑर्डर में देखते हैं स्पीसीज है, स्पीसीज के बाद जीनस है, जीनस के बाद फैमिली आता है, फैमिली के बाद ऑर्डर आता है, फिर क्लास आता है, फाइलम और डिवीजन आता है। देखो फाइलम एनिमल के केस में होता है और डिवीजन जो है वो प्लांट के केस में आता है, और सबसे ऊपर अगर हम बढ़ते हैं तो हमको किंगडम मिल जाता है। कोई दिक्कत नहीं है, समझ में आया।